आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस अपने YouTube चैनल पर रोज की तरह फिर मैं आज हाजिर हूं आपके सामने एक नए ऐसे टॉपिक के साथ जो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को, और कुछ बच्चों की डिमांड भी थी। तो उसी को लेते हुए मैं आज ये टॉपिक पूरा, तो चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसका कि कैसे हम उसको प्रीपोजिशन को हमें कैसे फिलअप करना है, कैसे हम प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं, आपसे थोड़ा वार्तालाप, कन्वर्सेशन मान लीजिएगा। पिछले लगभग महीने भर का टाइम हो गया होगा। महीने भर से मैं इस पे यूट्यूब पे आपके साथ जुड़ा हूं, और इस महीने भर में जो आप लोगों ने अपना कमेंट्स के माध्यम से या कैसे भी जो आपने अपना प्यार दिखाया है, और आपने जो दिखाया कि आप मतलब आपका जो रेस्पॉन्स मुझे मिला है, इट्स अमेजिंग, वो बहुत अमेजिंग है। और इसने मुझे इतनी एनर्जी, इतना जोश दिया है कि मुझे हिम्मत मिलती है कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए और इस प्रकार से नए नए कंटेंट और वीडियो लेकर आऊं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपके आने वाले कमेंट्स, आपके द्वारा किए जाने वाले लाइक और शेयर, ये मेरे लिए एक बहुत कीमती चीज होती है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपना कमेंट के द्वारा, लाइक के द्वारा, शेयर के द्वारा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। आप तो साइको पढ़ते हैं ना, और रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन जो होता है, मोटिवेशन जो होता है, उसके बिना काम नहीं होता है। आदमी थका हुआ महसूस ना करे, क्योंकि आपको पता है सुबह ऑफलाइन क्लासेस, फिर ड्यूटी, फिर शाम को 8 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस, फिर आपके सामने इस प्रकार से आके वीडियो बनाना। सो इट्स वेरी टफ फॉर मी, बट योर रेस्पॉन्स मेक्स मी पॉजिटिव फॉर दिस थिंग्स। आपका जो रेस्पॉन्स है मुझे पॉजिटिव बनाता है, और इसलिए मैं आपके पास इस प्रकार के वीडियोस लेके आता हूं। तो आपसे मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने इस चैनल को पहुंचाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात हम पहुंचा सकें, और मैं और मोटिवेट होकर आपके सामने अच्छी अच्छी चीजें लेके आ सकूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये वो टॉपिक है जो, इसको आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप कंफ्यूज महसूस करेंगे। बार बार आपको कंफ्यूज होगा कि मैं इसको कैसे हल करूं, कैसे इसको सॉर्ट आउट करूं। मैं जिस टॉपिक की तरफ, जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं वो टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम हो, ऐसी कोई एग्जाम जहां अगर इंग्लिश कहीं प्रेस्क्राइब्ड है, देन दैट पेपर, दिस टॉपिक विल बी श्योर अवेलेबल। ये टॉपिक वहां श्योरली अवेलेबल होगा, उसमें हर हाल में टॉपिक दिया जाएगा। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं हमें बार बार डाउट क्रिएट करते हैं, बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो कुछ कोशिश मैं आपके सामने थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि आपको इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे सोल्व करना है। और एट लास्ट फिर भी सबसे ज्यादा इसमें जो आपको हेल्प करेगा वो है आपकी एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रीपोजिशन, डिटरमिनर और मॉडल के टॉपिक्स वो हैं, इसमें जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ही आपके अंदर क्लियरिटी आती जाएगी, उतनी आपकी गलतियां कम होने लग जाएंगी। गलतियां कर करके इतनी गलतियां कर लो कि जो भी आपकी सारी गलतियां हैं वो यहीं रेक्टिफाई होके यहीं सुधर जाएं, और आपको एग्जाम में वो गलती दोहराने का मौका ना मिले। क्योंकि अगर यहां गलतियां नहीं करेंगे तो एग्जाम में गलती करेंगे, और एग्जाम की गलतियां जो हैं वो माफी खाना नहीं होती है। यहां आपने गलती करी, कोई बात नहीं, दूसरे दिन सुधार लेंगे, है ना, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट इफ यू विल कमिट मिस्टेक इन एग्जाम, देन इट मीन्स यू हैव लॉस्ट फॉर एवर। आप हमेशा के लिए लॉस्ट हो गए। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको गलतियां यहीं कर लेनी है। तो आइए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं इस टॉपिक में। तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कह चुका हूं कि इस टॉपिक से लगभग आपका ये जो टॉपिक है, ये मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन इस टॉपिक्स में आने हैं। यानी 6 या 7 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन के आएंगे। लगभग 12 से 14 नंबर का टॉपिक ही है। 5 भी आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं क्वेश्चन। यानी आपको पता है 12 से 14 मार्क्स के बीच के क्वेश्चन इसमें होते हैं। प्रीपोजिशन वैसे तो आप कोई काउंट करते जाओगे तो बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हैं
जिनको हम फोकस करते हैं और जिन पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो प्रीपोजिशन जैसे ऑन हो गया, ओवर हो गया, अबव हो गया, बिलो हो गया, अंडर हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, बिटवीन हो गया, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, क्रॉस हो गया, अलोंग हो गया, टुवार्ड्स हो गया, अराउंड हो गया, अबाउट हो गया। ऐसी बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन उसमें थ्रू हो गया। कुछ प्रीपोजिशन ऐसी जिसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप 3-4 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात आप ध्यान दीजिए, एक वर्ड होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स। एक दूसरी टर्म होती है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। तीसरा होता है यूसेज और चौथा होता है मीनिंग। पहले विद्यार्थियों, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज नॉट रिटन इन एनी बुक। ये बुक में लिखा नहीं गया है। ये जो पिछले 10-12 साल की जो मेहनत है, मैं बच्चों के साथ क्लासेज में ऑफलाइन में मेहनत करता हूं, या खुद भी मैंने तैयारी की तो उसमें मैंने मेहनत की है, उस अनुभव के आधार पे मैं आपको ये बातें बताना चाह रहा हूं। आप भी इस चीज को इंप्लीमेंट करके, अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसको समझिएगा, मैंने 4 वर्ड लिखे क्यों हैं। देखिए, एक होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स आप भी जानते हैं कि वर्ब जो हैं, उन वर्ब्स में हम प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं। प्रीपोजिशन प्लस जो वर्ब होती है वो आपका किसको क्या बनाती है, आपकी वो फ्रेजल वर्ब बनाती है। फ्रेजल वर्ब मतलब प्रीपोजिशन और साथ में क्या है, वर्ब, दोनों जुड़ जाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा, मान लो मैंने कहा टेक, एक मान लो हमने वर्ब ली टेक, एक वर्ब है टेक, और अगर मैंने टेक के साथ लगाया आफ्टर, टेक आफ्टर, तो ये हो गई आपकी फ्रेजल वर्ब। ऐसे लुक आफ्टर, रन आफ्टर, ये क्या हो जाती है, फ्रेजल वर्ब हो जाती है। तो ये मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, फ्रेजल वर्ब्स का कोई यहां मोटिव नहीं है। व्हाट आई वांट टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना क्या चाहता हूं वो देखिए। ये मेरा मकसद ये है कि आप जब प्रीपोजिशन फिलअप करें तो मैंने जो ऑर्डर आपको बताया है, आप इसी ऑर्डर को फॉलो करना, और कहीं देखना आप फिलअप करते समय कि क्या कोई उस वाक्य में कोई फ्रेजल वर्ब तो नहीं है, क्या ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है कि वहां फ्रेजल वर्ब बिल्डअप हो रही हो, कोई फ्रेजल वर्ब बन रही हो। अगर तो किसी वाक्य में प्रीपोजिशन लगने से फ्रेजल वर्ब बन रही है, इसका मतलब उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फ्रेजल वर्ब की तरफ चले जाना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसमें फ्रेजल वर्ब ही इंप्लीमेंट करनी है, फ्रेजल वर्ब अप्लाई करनी है। समझ गए आप? तो अगर कभी प्रीपोजिशन भरनी है तो सबसे पहले आप किसकी तरफ जाएंगे, फ्रेजल वर्ब्स की तरफ चले जाएंगे। समझ गए आप? ठीक है। अगर मान लो फ्रेजल वर्ब नहीं है, अगर मान लो फ्रेजल वर्ब नहीं है, तो फिर फ्रेजल वर्ब ना होने की कंडीशन में फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे। पहले देखेंगे भाई आप प्रीपोजिशन भर रहे हैं, तो सबसे पहले भरने से पहले आप सोचना, इफ यू आर ट्राइंग टू फिल अप द प्रीपोजिशन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक, इज देयर एनी फ्रेजल वर्ब, कि क्या सेंटेंस में कोई फ्रेजल वर्ब है। आपने चेक कर लिया और आपको पता लग गया नहीं, फ्रेजल वर्ब तो नहीं है। और फ्रेजल वर्ब आप वैसे ही याद करेंगे क्योंकि आपको फ्रेजल वर्ब आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं फ्रेजल वर्ब तो नहीं है। तो फ्रेजल वर्ब नहीं है तो पहला पॉइंट कट हो जाएगा। ठीक है। फिर आप देखें दूसरा कि यार कहीं ये जो वर्ड दिया गया है इसके साथ कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई फिक्स प्रीपोजिशन है। तो अगर फिक्स प्रीपोजिशन है तो फिर फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां फिक्स प्रीपोजिशन भी नहीं है, देन फिर इसको भी छोड़ते चले जाएंगे, तो ये दूसरा पॉइंट चला जाएगा आपका, इसको भी अवॉइड कर देंगे आप। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि क्या जो प्रीपोजिशन है उसका कोई यूसेज तो नहीं है, कोई यूज तो नहीं है, तो यूजेज वाला पार्ट देखेंगे। अगर यूजेज नहीं है तो इसको भी छोड़ जाएंगे। और चौथा कि कुछ जो फ्रेजल वर्ब का जो बेसिक रूट मीनिंग होता है, रूट सॉरी उसका प्रीपोजिशन का जो बेसिक होता है रूट, लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको उसकी तरफ जाना है। इसका मतलब आपको इसी क्रम में स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई फ्रेजल वर्ब है या नहीं। अगर फ्रेजल वर्ब है तो वहीं आपका खत्म हो गया ऑप्शन, यू हैव टू फिल द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, भर देंगे उसमें, प्रीपोजिशन भर देंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर फ्रेजल वर्ब नहीं है देन यू विल मूव टुवर्ड्स फिक्स प्रीपोजिशन, आप देखेंगे। और अगर लगता है कि आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी नहीं है देन यू विल मूव टुवर्ड्स यूसेज,
तो यूसेज पे चले जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि यूसेज में नहीं है, देन लास्ट में यू हैव टू मूव टुवर्ड्स मीनिंग और रूट जड़ पे चले जाना है। इस प्रकार से आपको फॉलो अप करना है। अगर इसको आप फॉलो करेंगे, इसका आप अनुसरण करेंगे, तो काफी हद तक आप प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट और सोल्व कर सकते हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसी को अडॉप्ट करते हुए चले जाना। बट द कंडीशन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न फ्रेजल वर्ब्स एंड यू हैव टू लर्न फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो और फ्रेजल वर्ब आपको याद होनी चाहिए। तो ये ऊपर वाले जो पार्ट हैं ए और बी, ये दोनों पार्ट आपको याद करने वाले पार्ट हैं। इनको हमें याद करना पड़ेगा कि फिक्स प्रीपोजिशन में कैसे कौन कौन सी, जैसे मान लो सपोज करो एक वर्ड आ गया ब्लाइंड। ब्लाइंड वर्ड आ गया मान लो, तो आप कहना चाह रहे हैं, अगर मान लो सेंटेंस कुछ ऐसे आ गया, he is blind blank one eye, he is blind blank one eye, मान लो ये सेंटेंस है सपोज करो। तो अब आप देखेंगे फ्रेजल वर्ब कि भाई हाँ कोई ब्लाइंड के साथ फ्रेजल वर्ब तो नहीं बन रही है, तो कोई फ्रेजल वर्ब नहीं बन रही है, इसका मतलब छोड़ दो इसको। फिर आप दूसरे पे जा रहे हैं, फिक्स प्रपोजिशन, अरे हाँ फिक्स प्रपोजिशंस हैं, इसका मतलब ब्लाइंड के साथ फिक्स प्रपोजिशन है। और ब्लाइंड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या है कि आपको पता है ब्लाइंड के साथ हम इन का यूज भी करते हैं और ब्लाइंड के साथ हम टू का यूज भी करते हैं। ठीक है, ब्लाइंड के साथ इन का यूज होता है और ब्लाइंड के साथ टू का यूज होता है। जब हम कह रहे हैं कि ब्लाइंड इन, इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो आंख से अंधा है। ब्लाइंड इन इसका मतलब आंख से अंधा है, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में कह सकता हूं ब्लाइंड इन। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर दूसरा है कि ब्लाइंड टू बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी है, तो अगर किसी की गलतियों को आप नजरअंदाज करते हैं, इसका मतलब ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट्स, इसका मतलब अपने पिता की गलतियों को, सॉरी अपने बेटे की गलतियों को वो क्या कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, ब्लाइंड टू हो गया। तो यानी यहां हमें क्या मिल गया, फिक्स प्रपोजिशन मिल गया, तो हमें फिक्स प्रपोजिशन भरना ही है इसमें। ठीक है, जैसे मान लो एक सेंटेंस ये है, सी टेक्स हर सिस्टर। अब ये सेंटेंस था, ही टेक्स ब्लैंक हर सिस्टर। अब अगर ऑप्शन मान लो देखा जाए, कहीं लिखा हुआ है आफ्टर, मान लो आफ्टर है, कोई और ऑप्शन होगा, मान लो ऑन हो गया, सी हो गया, बाई हो गया, डी हो गया, विद हो गया, कुछ भी हो मान लो, तो आपको सोचना वहीं से है, वापस वहीं से स्टार्ट करना है कि क्या कोई फ्रेजल वर्ब तो नहीं है। तो यहां लिखा है टेक, और टेक लिखा है, इसका मतलब टेक आफ्टर, और टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल होना, है ना, हम शकल होना, एक जैसे हम शकल होना। इसका मतलब सी टेक्स आफ्टर हर सिस्टर, मतलब उसकी जो शकल है, उसका जो फेस है, अपनी बहन से मिलता है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या हो गई भैया, ये अपने आप में कैसी प्रपोजिशन हो गई, ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब वाली हो गई। तो यहां सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, आफ्टर को फिलअप कर देंगे। क्लियर हो गया, समझ गए आप कॉन्सेप्ट। तो मैं जो आपको बेसिक रूट बात बताना चाह रहा हूं कि जब आप प्रपोजिशन फिलअप करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट दिस इज नॉट रिटन इन एनी बुक, ये किसी बुक में लिखा नहीं गया है। दिस इज माई एक्सपीरियंस, जो मैंने धीरे धीरे सीखा है, और मैं वही चीजें आपके साथ बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये बहुत हेल्प करे, आपकी मदद करे, और बहुत हेल्प करेगा आपको। ये देखना, आप इफ whenever you are going to solve the question related to preposition, you must follow this technique. अगर आप इसको फॉलो करेंगे, then it will help you a lot, and you will able to reach towards the right answer. आप right answer के आसपास लगभग उसकी तरफ पहुंच ही जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले वापस देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे उस वाक्य में कोई फ्रेजल वर्ब तो नहीं बन रही है। अगर फ्रेजल वर्ब बन रही है, देन यू हैव टू पुट इट अप, वहां उसको पुट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कोई फिक्स प्रपोजिशन तो नहीं है, फिक्स प्रपोजिशन है तो फिर आपको वहां उसको अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद तीसरे चले जाना है कि कोई यूसेज वाला पार्ट तो नहीं है, यूसेज है तो फिर आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। और चौथे पे जाना है कि कोई मीनिंग या रूट कोज तो नहीं है। इसी टेक्निक को अडॉप्ट करते हुए, यानी ओमिट करते हुए आएंगे। पहला ओमिट किया, दूसरा ओमिट किया, तीसरा किया और चौथा किया। इस तरह आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो आपकी काफी हद तक आपकी एक सोच, आपकी थिंकिंग डेवलप हो गई कि आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन को डील करना आ गया, क्वेश्चन को अडॉप्ट समझना आ गया, देन अगर आप क्वेश्चन को रट्टा मारोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आप रटके मार के सोल्व करना चाहते हैं तो ग्रामर में मार खा जाओगे। रटने वाली चीज जहां फ्रेजल वर्ब रटो ना, रटनी पड़ेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
फिक्स प्रिपोजिशन आपको रटनी पड़ेंगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको ध्यान देना है सब चीजों के ऊपर। जहां जहां रटना है वहां वहां रटना भी है, लेकिन जहां जहां समझना है वहां वहां समझना है। जहां समझना है वहां रटोगे, और जहां रटना है वहां समझोगे, तो ना तो समझोगे और ना रटोगे, और फिर यहीं कभी इधर घूम जाओगे, कभी इधर झूल जाओगे, और फिर पार नहीं पाओगे, अटक जाओगे, लटक जाओगे, फिर चक्कर पड़ जाएगा। तो मैं बड़े ही साफ शब्दों में एक टीचर के नाते, एक बड़े भाई के नाते आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस मेथड को, इस टेक्निक को अडॉप्ट कीजिए, जिससे आपका भला हो, आप प्रिपोजिशन के क्वेश्चन को सोल्व आउट या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा टॉपिक संभव नहीं कि मैं आपको करवा पाऊं, मैं आपको कुछ टेक्निक बताने की इसमें कोशिश कर रहा हूं। देखिए आगे, अब मान लीजिए कैसे समझते हैं। जैसे आपको पता है 3 प्रिपोजिशन हैं, एक है ऑन, एक है ओवर और एक है अबव। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरी थोड़ी पढ़ाने की और समझाने की टेक्निक थोड़ी अलग है। हो सकता है आपको पकड़ आए, हो सकता है पकड़ में नहीं आए, लेकिन अगर आप पकड़ गए उस चीज को, अगर आपको समझ में आ गई, और मुझे लगता है जहां आपके कमेंट पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं, चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा मेथड, मेरा वे ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट, है ना। मेरा वे ऑफ टीचिंग थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मकसद यही रहता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताऊं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना कैसे है। तो देखिए, मान लो 3 प्रपोजिशन आपके सामने हैं। एक प्रपोजिशन है ऑन, एक प्रपोजिशन है ओवर और एक प्रपोजिशन है अबव। और मान लो हम 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। एक प्रपोजिशन हम सपोज करते हैं बिलो, और एक मान लो हम करते हैं अंडर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक प्रपोजिशन हमारे पास है। अब देखिए, मैं सबसे पहले ऊपर वाले ग्रुप को लेने की कोशिश करता हूं, ऑन, ओवर और अबव, और समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, मैं एक डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि डायग्राम में मेरा हाथ तंग है, मुझे ज्यादा बनाने नहीं आते। मैं आपको थोड़ा एक सिर्फ ढांचा बनाने की प्रयास कर रहा हूं। आप समझ जाना मेरी भावनाओं को, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, है ना। डायग्राम पे ना जाएं, उस डायग्राम के पीछे छुपी मेरी भावनाओं को, भाव को समझने का प्रयास करें, ठीक है। ठीक है भाई, मैं तो देखना जरा आप। मैं सबसे पहले आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि इन तीनों में अगर रूट देखेंगे, रूट डिफरेंस क्या है, इन तीनों की खास बात क्या है। देखिए आप, अगर इन तीनों की कॉमन बात करेंगे तो हम इन तीनों में ऑन, ओवर और अबव, इन तीनों में अगर कॉमन बात करना चाहेंगे तो आप समझेंगे कि इन तीनों प्रपोजिशन जो हैं, इन तीनों प्रपोजिशन को हम ऊपर वाले फेज में देखते हैं, ऊपर की साइड, यानी अपर लेयर की बात करेंगे तो हम इन तीनों का यूज करते हैं अपर लेयर पे। यानी तीनों किसको डिनोट करते हैं, अपर लेयर को डिनोट करते हैं, यानी ऊपर के केस में होंगे तीनों। तो सर जब तीनों अपर हैं, आप प्रिपोजिशन में कंपैरिजन कीजिएगा। अगर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे एक प्रिपोजिशन को एक साथ अटैच करके, देन यू एबल टू पुट आउट द राइट क्वेश्चन। आप राइट क्वेश्चन को वहां पुट कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप जब तक उनका कंपैरिजन नहीं समझ पाएंगे तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। देखिए क्या है, मैं एक यहां कोशिश कर रहा हूं, पहला पॉइंट मैं आपको कह रहा हूं ऑन। अगर आपको कभी दिमाग में आया हो, अगर आपके कभी दिमाग में सेट हुआ हो, तो मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे ये कोई चीज जो है ये इसको टच कर रही है, इस सरफेस को इस सतह को छू रही है। जब इस सरफेस को इस सतह को छू रही है, इसका मतलब ये जो छूने वाली कंडीशन है, जहां सरफेस टच होगा, जब भी कभी सरफेस टच होता है, ये इसका रूट होता है ऑन का। यानी ऑन की जब भी हम बात करते हैं तो ऑन के लिए हमें अभी तीनों एक साथ कंपेयर करके बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप ऑन की बात करते हैं, इसका मतलब हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अगर मैं ऑन का यूज कर रहा हूं, देखो मैंने आपको बताई है 4 कंडीशन अलग। पहला फ्रेजल वर्ब, दूसरा अफिक्स, तीसरा यूसेज, चौथा उसका हमें क्या है, मीनिंग यानी रूट। तो मैं आपको मीनिंग रूट वाली बात बताना चाह रहा हूं। ऐसे प्रिपोजिशन का कोई खास मीनिंग होता नहीं है, लेकिन सेंस निकलता है उसका रूट से। तो देखिए ये हो गया एक डायग्राम। दूसरा देखिए आप, दूसरा देखिए, दूसरा है मान लो ओवर। दूसरी टर्म है आपके लिए ओवर, और ओवर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, ये दूसरा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तीसरा, तीसरा मान लीजिए अबव। तीसरा देखिए अबव। अगर इस अबव की अगर मैं बात करूं,
देखिए तीन अलग अलग मैंने कुछ डायग्राम टाइप में ड्रॉ करने की कोशिश की है। आपको हंसना नहीं इसको देख के कि सर कौन से डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन मतलब समझना है इनको, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टीच, मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखेगा। अब अगर आप इधर देखेंगे, मैंने क्या कहा ऑन, कि अगर आपको कभी ऑन, ओवर और अबव में डिफरेंस करना पड़ जाए, यानी चौथे वाला पॉइंट जो हमने लिखा है मीनिंग वाला, रूट वाला, तो तीनों में अंतर कैसे करेंगे। आप जरा देखिएगा, मेरे हाथ में ये जो पेन है, या जो पेन है ये जिससे मैं लिख रहा हूं, ये ना, ये पेन मेरे हाथ में है, एंड दिस इज माई पाम, ये मेरी हथेली है मान लो, और मैंने इसको इसके ऊपर रखा है, अब देखिए जरा इसको मैंने इसके ऊपर रखा है। इसका मतलब आपको लग नहीं रहा है कि ये वाला डायग्राम बन गया है। इसका मतलब एक नीचे सतह लेयर है और उसके ऊपर वाली सतह पे कुछ रखा हुआ है। तो जब ऐसे सरफेस टच करने की कंडीशन आएगी, जब सरफेस टच करने का सेंस आएगा, सरफेस टच करने का कॉन्सेप्ट आएगा, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज ऑन। उस कंडीशन में आपको किसका इस्तेमाल करना है, ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये मैं आपको चौथे वाला पॉइंट समझा रहा हूं, उसके बाद यूसेज पे आते हैं, उसके बाद फिक्स पे आते हैं, उसके बाद फ्रेजल, मतलब समझने के लिए, और जब अप्लाई करना हो तो फ्रेजल, फिक्स, यूसेज और मीनिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग को समझ रहे हैं, यानी जब कोई सतह टच करेगी, जब कोई सरफेस टच करेगी, ऐसी कंडीशन में जब भी हम बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपकी प्रीपोजिशन जो है वो कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज प्रीपोजिशन ऑन। उस केस में आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना है, प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रीपोजिशन है ओवर। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखिएगा, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहां देखिए आप, इसमें ये जो है कोई भी XYZ कोई व्यक्ति मान लो, कोई भी है, इसके ऊपर कोई चीज है, यहां पे ये कुछ है और इसके ठीक ऊपर है। यानी अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि अगर आप कभी और आपको बताना चाहें तो ओवर का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं कि ओवर का मतलब होता है जस्ट अबव। जब भी आप जस्ट अबव, ठीक ऊपर, जस्ट अबव का केस बताना चाहते हैं, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ओवर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी हम यू थे, हमारी सरफेस पे एक सरफेस पे टच था, हथेली पे टच है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, ऑन। अब जरा देखना प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको यूं करना चाहता हूं, ये ठीक इसके ऊपर है, ठीक ऊपर है, नीचे से देखेंगे आप ठीक ऊपर है। जब ये ठीक ऊपर है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में जस्ट अबव वाला जो केस होता है, इट डजेंट मैटर की दूरी कितनी है, बस ठीक ऊपर का जो केस होगा, चाहे यहां है, ये यहां है, ये यहां है, यहां है, यहां है और ऊपर है, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन ठीक ऊपर होने का जब भी केस होगा, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आप हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कंडीशन में आप हमेशा ओवर का यूज करते हैं। ठीक ऊपर होने का केस, यानी ऐसी कंडीशन में आप ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरा देखिए आप अबव, इस तीसरे डायग्राम को जब आप देखेंगे, इस तीसरे को जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा, ये कोई बंदा है यहां, ये कोई बंदा है यहां, ये देखिए यहां कोई बंदा है, और इसके इससे ऊंचाई पर, ये यहां इससे ऊंचाई के ऊपर, इससे ऊंचाई पर कोई चीज है, यानी इससे ऊंचाई पर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ठीक ऊपर है, ये जरूरी नहीं है कि ठीक ऊपर है। ओवर में क्या होता है, ओवर में ठीक ऊपर होना जरूरी है। ऑन में क्या होता है, ऑन में टच होना जरूरी है। और यहां अबव में जरूरी नहीं है कि ठीक ऊपर हो, टच तो होगा ही नहीं, टच होते ही तो ऑन हो जाएगा, ठीक ऊपर होते ही और हो जाएगा, यहां केवल ऊपर होता है। ऊपर का मतलब समझिए, वापस मैं तीनों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब मैं ये रख रहा हूं पोजीशन, इट मींस इन दैट केस इट इज ऑन, ये टच कर रहा है सरफेस, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन आपकी कौन सी हो गई, ऑन हो गई। जब मैं यहां इसको इसके ऊपर ले जा रहा हूं, इसका मतलब प्रीपोजिशन कौन सी है, ये ओवर हो गई। और अगर मैं अब इसको यहां करता हूं, देखिएगा जरा, अगर मैं इसको यहां कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे से इस पोजीशन से, यानी जो पाम है मेरी पोजीशन, इससे ये यहां मान लो आप मेरे हेड की पोजीशन से ये ऊपर है, लेकिन मेरे हेड के यहां नहीं है, साइड में कहीं है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में मेरे से कंपैरेटिवली अगर ऊपर है कोई चीज, इसका मतलब वहां मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, अबव का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो देखिए, ये आपका ऑन है, ये आपका ओवर है और ये आपका अबव है। इसका मतलब अबव का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं तो अबव जो है ये आपको किसमें दिखाता है, ये आपको कंपैरिजन को डिनोट करता है। ये आपके किसको डिनोट करता है, ये कंपैरिजन के केस में यूज होता है। ये जब भी यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें कंपैरिजन, ये कंपैरिजन वाला केस होगा। अब मुझे लगता है कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब ऑन है इसका मतलब सरफेस क्या करेगी, टच करेगी, जब ओवर है इसका मतलब ठीक ऊपर होगा, और अबव है इसका मतलब कंपैरिजन होगा।
तो अगर मान लो आप कहीं मान लो बैठे हैं और आप कहीं आपसे दूर साइड में ऊंचाई पे कोई चीज दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है, अबव है वो, ठीक है। और आपके ठीक ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ओवर है। और अगर टच कर रही है इसका मतलब क्या है, ऑन है। देखो वन ऑन, ये ओवर, और ये क्या है, अबव। ये इसका चौथा वाला पॉइंट जो मैंने समझाया आपको, कौन सा, मीनिंग, यानी रूट डिफरेंस इन तीनों में ये है। तो अब ये तीनों अगर किसी सेंटेंस में आए, सपोज करो मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा ही वॉज सिटिंग ब्लैंक द स्टूल, यानी वो स्टूल पे बैठा हुआ है। तो देखिए स्टूल पे बैठा हुआ है, या मान लो सेंटेंस ये हो सकता है दूसरा, इससे मैं सिर्फ इन सेंटेंस से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये ऑन का मतलब क्या है। सिर्फ एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। देखना, ही वॉज सिटिंग ब्लैंक द स्टूल, अब स्टूल पे बैठा है, इसका मतलब स्टूल अपने आप में कोई सरफेस है। अब जब उसके ऊपर बैठेगा तो टच तो करेगा, ये तो है नहीं कोई जादू है, देखिए जादूगर है कि टच नहीं करा, वैसे आराम से बैठा है, टच तो करेगा। जो सरफेस टच होगा तो टच होने के केस में इसका मतलब किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन। तो जब भी आप किसी सतह पे कोई चीज टच करते हैं और ऊपर का केस होता है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आप प्रीपोजिशन कौन से यूज करते हैं, ऑन। अब कितने हजारों सेंटेंस ले लो आप, जो भी आप सेंटेंस देखेंगे ऐसे हमेशा उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन। हाँ, अब आगे जब पढ़ेंगे आप पढ़ते हैं इन और ऑन, दोनों में डिफरेंस क्या है। सर जैसे आए ही वो सिटिंग ब्लैंक द चेयर, तो इन आएगा या ऑन आएगा। ही वो सिटिंग ब्लैंक द प्लेग्राउंड, ऑन आएगा या इन आएगा। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे तरीके, मैं आपको सारे एक एक क्लियर कर दूंगा, एक एक कैसे कैसे डिफरेंस करेंगे, माइन्यूटली क्या क्या डिफरेंस है और कैसे आप अलग कर सकते हैं कि ये आएगा ये नहीं आएगा, उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो आप समझ गए होंगे सिंपली। इसका मतलब जहां सरफेस टच करने की बात आती है, सतह को टच करने की बात आती है, ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। समझ गए। तो ही वॉज सिटिंग ऑन द स्टूल या द कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक, आप इसमें एक कंडीशन और देखिएगा आप, जैसे ही वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, ये टेबल पे बैठा हुआ है, कोई गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑन में क्या है, बैठने की पोजीशन बता रहे हैं, इसमें कोई गति नहीं हो रही है। तो ये पहला सेंटेंस आप समझ गए होंगे। दूसरा मान लो, दूसरा हम देखते हैं ओवर के लिए। एक सेंटेंस मान लो मैं ओवर के लिए लिख के बताता हूं आपको। The fan is moving, पंखा चल रहा है। Blank the head, ठीक है। The fan is moving, blank the head। अब देखिए, अब आपके पास ऑप्शन वही देता हूं मैं, क्योंकि ऊपर की पोजीशन तो तीन ही है, या तो ऑन हो सकता है या और हो सकता है या अबव हो सकता है। अब आप जरा सोचेगा, मैंने आपको क्या बताया है कि अबव का यूज आपको दैट इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज अबव व्हेन यू आर मेकिंग कंपैरिजन। तो यहां कंपैरिजन का तो कोई केस है ही नहीं, इसका मतलब कंपैरिजन ही तो अबव तो आएगा ही नहीं। अब आप कहते नहीं सर ऑन भी आ सकता है, तो ऑन का मतलब तो क्या हो गया बताओ। ऑन का मतलब मैंने आपको कहा कि ये सतह है, ये टच करेगी। अब ऐसा तो पंखा होगा नहीं कि आप टच करके यूं आपके सर पे घुमाते जाइए, टच करते लो पंखा चल गया। तो सतह ये तो टच हो नहीं सकता, इसका मतलब सतह टच करने का केस तो है नहीं, तो ऑन होगा नहीं। ठीक, अब पंखा लगाया है तो क्या हो, पंखे के नीचे आके बैठता इंसान, तो इसका मतलब क्या है, वो उसके ठीक नीचे बैठा होगा और फैन इज मूविंग ओवर द हेड। समझ गए। तो इसका मतलब पंखा जो है उसके सर के ऊपर है। अब मान लो कोई पक्षी है आपके सर के ऊपर आ गया, तो द बर्ड इज होवरिंग ओवर योर हेड, तो आपके सर के ऊपर घूम रहा है, तो ये आपका
आप समझ गए होंगे और वाला कॉन्सेप्ट। इसका मतलब और में क्या होगा, ठीक ऊपर होने का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ऊपर होने का भाव होता है। ठीक है, समझ गए आप। अब उसके बाद देखिए तीसरा हमने क्या पढ़ा, अबव। तो अबव में मैंने आपको बता दिया कि अबव का यूज जब भी करते हैं तो अबव का मतलब हमेशा कंपैरिजन, तो उसमें सोचना ही नहीं है। अगर अबव का यूज करना चाह रहे हैं इसका मतलब कंपैरेटिवली आप कोई चीज बता रहे हैं जो ऊपर है। ठीक है, समझ गए आप। मतलब आपने कहा कि कोई चीज आपने रख दी है ना, तो कहीं भी कोई सामान रखा है ऊपर जगह पे बता दिया आपने, तो इसका मतलब आप अबव कहीं भी स्थान के लिए बोल दिया, वहां किसका इस्तेमाल कर देंगे आप, अबव के लिए इस्तेमाल कर देंगे। जैसे आपने कहा द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव, है ना, ऊपर उड़ रहा है अबव, तो इसका मतलब कहीं आसमान में उड़ रहा है एरोप्लेन, तो कहीं भी उड़ रहा होगा, आपके ऊपर नहीं है, ठीक ऊपर होने का केस आएगा। ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे, ओवर। तो अबव किसको डिनोट करता है, कंपैरिजन को डिनोट करता है। ओवर जस्ट अबव होने का केस होता है। और ऑन, ऑन का मतलब क्या है, ऑन का मतलब सतह छूने का, सरफेस टच करने का सेंस होता है। तो ये ऑन, ओवर और अबव का मीनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। अब साहब मीनिंग के बाद आप आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो क्या होता है, यूज। तो मीनिंग को भूल जाओ, अब यूज की तरफ चल पड़ो। कि हमने जैसे जनरली कहें कि ऑन जो है, इस ऑन का यूज हम टाइम के लिए करते हैं। जब टाइम के लिए क्या दिया गया हो, डे दिया गया हो या डेट दिया गया हो, तो हम ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ हम किसी, देखिए आप डे और डेट, अब हमने कहा कि ऑन का यूज हम डे और डेट के लिए करते हैं, तो डे और डेट को देख के आप हमेशा ऑन लगा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको देखना है कि किस सेंस में उसका यूज हो रहा है, क्योंकि देखिए ये डिपेंड करता है कि उस किस सेंस में वहां, मान लो सपोज करो मैं आपको सेंटेंस बताता हूं 2-3, आप देखना। ये मैं बच्चों को जब क्लास में समझाने की कोशिश करता हूं प्रिपोजिशन, तब मैं इसको आप कभी आपने पंडित जी को हाथ दिखाया है, कभी दिखाया होगा। अब तैयारी कर रहे हैं तो कि भगवान मेरा आपकी बार सिलेक्शन होगा कि नहीं, बता दो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, मैं बन जाऊंगा नहीं बन जाऊंगा। और पंडित जी का, जा बच्चे तेरा सिलेक्शन पक्का आपकी बार, तू किताब विताब मत पढ़, तो कोई क्लास वाला अटेंड मत कर, तेरे को मुक्ति मिल गई, तेरा सिलेक्शन पक्का है ना। तो अब जब दिखाने जाएंगे, जब आप सिलेक्शन तो कर दिया, तो जब दिखाने जाएंगे आप तो क्या करेंगे, वो पूछेगा आपसे भाई तेरा जन्म कब हुआ, पूरा पूछेगा, बता कब हुआ। आप कहोगे साहब सुबह हुआ 4 बजे। बार कौन सा था साहब, सोमवार था साहब। ठीक है, तारीख कितनी थी सर, 26 जनवरी थी। ठीक है, सन कौन सा था, 1990 था साहब, कोई भी सन बता देंगे आप। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम था कि इवनिंग का था, मॉर्निंग का था, तो ऐसे कितने टाइम बता दिया आपने, एट। ठीक है, तो आप डेट बता दी। अब आप जब इसमें फिलअप करना चाहते हैं तो देखिए टाइम के लिए अलग अलग प्रोपोजिशन यूज होती हैं, और सबका यूज जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो, तो आप क्या क्या सेंटेंस बताएंगे, पंडित जी को अपना बायोडाटा बता रहे हैं आप सिलेक्शन लेने के, तो पंडित जी ने को सुनो क्या क्या बायोडाटा है, देखो। आई वॉज बॉर्न, I was born कि साहब मेरा जन्म तो 4 बजे हुआ था। I was born, बोला नहीं नहीं इससे काम चला नहीं साहब। I was born the morning, वो तो लिखा हुआ है ऊपर, AM है तो मॉर्निंग हो गया, लेकिन मान लो कह रहे हैं आज सुबह के 4 बजे हुआ था। पंडित जी को AM PM का चक्कर पता नहीं है, तो आप बोला साहब सुबह के, बोले शाम क्या सुबह का, बोले साहब सुबह 4 बजे हुआ है। बोला ठीक है, चल ठीक है, भी मान लिया। कब हुआ साहब, बोला मेरा जन्म 26 जनवरी को हुआ है। वार क्या था, डे क्या था, संडे था साहब, छुट्टी वाले दिन पैदा हुआ हूं। आई वॉज बोर्न ब्लैंक 1990, 1990 में हुआ है साहब जन्म।
मान लो ये बताना चाह रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हुआ है, 26 है, वैसे फर्स्ट तो नहीं होना चाहिए, मैंने लिख दिया फर्स्ट, मान लो आप तो आई वॉज बोर्न, क्योंकि यहाँ 26 लिखा है तो फर्स्ट तो होगा नहीं, पर मान लो आप तो एक सेंटेंस हो गया, अब लिख दिया तो आई वॉज बोर्न ब्लैंक द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो देखिए इधर वाला पार्ट सारा सेम है, आई वॉज बोर्न आई वॉज बोर्न आई वॉज बोर्न आई वॉज बोर्न आई वॉज बोर्न। चेंज इधर किया है 4 AM द मॉर्निंग 26 जनवरी संडे 1990 द फर्स्ट वीक ऑफ जैन। ये चीजें जब ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे आप, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, तो मैंने एक एग्जांपल दिए हैं, मैं जब क्लास में एक्सरसाइज मेरी टेक्निक होती तो यही होती है कि आपको मैं अंतर करके बताऊं, उसमें बाइफरकेट करके बताऊं। जैसे मैं कहूं कोई मान लो एग्जांपल ले मैंने बर्ड का, द बर्ड वाज सिटिंग ब्लैंक द ट्री, द बर्ड वाज सिटिंग ब्लैंक द ब्रांच ऑफ द ट्री, बर्ड वाज सिटिंग ब्लैंक टॉप ऑफ द ट्री, बर्ड वाज सिटिंग ब्लैंक द ट्री। तो ऐसे बहुत सारे अपन घुमा घुमा के, ही वाज सिटिंग ब्लैंक द प्लेग्राउंड, है ना। तो अब ऑन आए या इन आए, ये हम जब तक चीजों में अंतर नहीं कर पाएंगे, जब तक उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसके आंसर नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा कह दूं मैं आपको कि जब आप संडे देख के, यानी वार देख के, जब भी वार आए तो आप ऑन फिलअप कर देना, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हमेशा संभव नहीं होगा। मान लो सेंटेंस में थोड़ा ऐसे लिख दूं, आई वॉज बोर्न ब्लैंक राम सो आई एम एल्डर, मैं बड़ा हूं। अब बड़े हो तो बताओ पहले पैदा होगे कि बाद में पैदा होगे? अरे बड़ा होगा तो क्या होगा, आई बोर्न राम से पहले होंगे कि बाद में होंगे? तो आप समझ सकते हो कि सो आई एम एल्डर, या होता है यंगर होता तो उल्टा हो जाता, एल्डर होता तो उल्टा हो गया। इसका मतलब ये अलग अलग जो हैं ये टेक्निक्स आपको अडॉप्ट करनी है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो जब भी आप प्रिपोजिशन के क्वेश्चन को सोल्व करें, इसके आंसर आप खुद ढूंढिएगा, आप फिलअप कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर डालिएगा कि इनके आंसर्स क्या हैं सबके। मैं बताने वाला नहीं हूं, आप सारे इनके आंसर भरेंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप आंसर ठीक भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं या आंसर नहीं कर रहे हैं। समझ गए आप? इनको क्वेश्चन को आप आंसर कर दीजिएगा, नंबरिंग में कर रहा हूं, नंबरिंग के आगे आंसर लगाना, आपको समझ में आ जाएगा। नंबरिंग दे देता हूं मैं इनको। सात क्वेश्चन है आपके लिए। आई वॉज बोर्न ब्लैंक राम सो आई एम एल्डर, आई वॉज बोर्न ब्लैंक 4 AM, आई वॉज बोर्न ब्लैंक द मॉर्निंग, I was born blank 26 January, I was born blank Sunday, I was born blank 1990, I was born blank the first week of January। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से जब आप बाइफरकेट करेंगे चीजों को, आप अंतर समझ जाएंगे चीजों में। जैसे आप कंपेयर करके देखना कि ऑन, इन और एट में क्या अंतर है साहब, कि ऑन आएगा तो क्या होगा, इन आएगा तो क्या होगा, एट आएगा तो क्या होगा। जैसे मान लो मैं छोटा सा आपको सिंपल इतना बताना चाह रहा हूं, जैसे ऑन आ गया, इन आ गया, एट आ गया, कि सर हमें इनमें अंतर कैसे करना है। भाई अंतर कैसे करोगे आप? अब ये मैंने समझाया कि अगर आपको ऑन करना है, इसका मतलब ध्यान देना, हमेशा किसको छुएगी, सतह को टच करेगी। सर इन आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना भाई, इन आ गया तो कोई ना कोई आवरण होगा और उसके अंदर कोई चीज यहाँ होगी, ये वाला पोजीशन आपकी क्या हो गई, इन हो गई। सर एट आएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना भाई, ये एट है, ये किसी पॉइंट को इंडिकेट करता है, ये एट हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑन है, ये इन है, ये एट है। ऐसा डिफरेंस करके देखेंगे आप, और हर प्रपोजिशन को ऐसे छोटे से डायग्राम से आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किसी आवरण के अंदर है तो इन है, सतह को छू रहे हैं तो ऑन है, किसी को पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं तो एट है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपको थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू सोल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिपोजिशन, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। मुझे लगता है आप इस बात को थोड़ा समझ गए होंगे, क्योंकि टॉपिक ये इतना छोटा नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे के या 40 मिनट के 50 मिनट के वीडियो में समझा सकूं। मेरा जो मुख्य उद्देश्य था इस टॉपिक में यही कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। तो अगर वापस आपको मैं उस बात को रिवाइज करना चाहूं, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि जब भी, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ग्रामर वाले पार्ट में कहीं से आपको गलतियां होंगी तो इस प्रिपोजिशन वाले टॉपिक में गलतियां होंगी, 100% कह रहा हूं आपको। और अगर आपको डाउट है तो जिस दिन एग्जाम देंगे उस दिन मुझे बताना एग्जाम दे के बाद में कि सर आप ठीक कर रहे थे या हमसे गलतियां हो गई। क्योंकि प्रिपोजिशन, मॉडल
और डिटर्मिनर और आर्टिकल, ये 3 टॉपिक है जहां गलतियां होती है। मैं बार बार कहता हूं आपको, टेंस में कोई गलती नहीं करता है, डायरेक्ट निराने में कोई गलती नहीं होती है, एक्टिव पैसिव में कोई गलती नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मेशन में कोई गलती नहीं होती है, कंडीशनल सेंटेंस में कोई गलतियां नहीं होती हैं। हो सकती हैं गलतियां तो जब नहीं पढ़ोगे तो, लेकिन पढ़ने के बाद हम उनमें क्लियर हो जाते हैं, लेकिन इनमें क्लियर नहीं होते। पढ़ के जाते हैं, सब पढ़ लिया, तैयार कर लिया, ऑन आएगा, और फिर जब आप ऑप्शन देखते हैं 4, अच्छा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसे देखेंगे आप, क्वेश्चन आ गया कोई, मान लो तो पहला ऑप्शन आपके सामने ऑन है, दूसरा आपके सामने इन है, तीसरा आपके सामने एट है, और चौथा आपके सामने बाई है। मान लो जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिया था पहले, वही क्वेश्चन मान लो आप, तो जैसे सेंटेंस ये आ गया, ही इज ब्लाइंड वन आई, मैंने स्टार्ट में आपको लिखा था सेंटेंस, ही इज ब्लाइंड वन आई, ऑप्शन आ गया साहब आपके पास, ए में आ गया टू, बी में आ गया इन, सी में आ गया फ्रॉम, टू, इन, फ्रॉम, ऑफ। अब देखो आप जरा, अब जब इस क्वेश्चन को देखेंगे और आपने नहीं पढ़ा है फिक्स प्रपोजिशन, और आप देखेंगे ही इज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई, क्वेश्चन देखेंगे आप, कितना सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है, ही इज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई। अब आप आंसर सोल्व करना चाहते हैं, आप बड़े जोश के साथ तैयारी करके गए हैं, आप देखेंगे अच्छा ही ब्लाइंड टू वन आई, टू भी लग रहा है यार थोड़ा थोड़ा, तो चलो इसको छोड़ता हूं एक बार, फिर देख रहे अच्छा फिर इन, आंख के अंदर जाके अंदर कैसे हो जाएगा यार, नहीं इन तो नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो, इसका तो मामला ही टेढ़ा है। अच्छा ही इज ब्लाइंड वन आई, आंख से अंधा है, और फ्रॉम का मतलब से होता है, ये फ्रॉम वाला ठीक है, नहीं यार से क्यों, का भी तो काम बनता है, ऑफ भी तो हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये वाला भी गड़बड़ है, ऑफ कर देता हूं। सोच लिया आपने, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, इसको भी उड़ा दिया, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, अब ऑफ भर देता हूं यार, ये बिल्कुल फिट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, अब ये बिल्कुल यही आएगा, मैं 100% श्योर हूं इसके बारे में, देखना। और ऐसा होगा, ये आप मत समझना कि मैं कोई बात, जनरली ये, क्योंकि मैं भी नहीं एग्जाम दिए, मेरे साथ भी हुआ ऐसा, हर किसी के साथ होता है ऐसा, क्योंकि आपको लगता है कि आप छोड़ोगा नहीं यार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा तो जान निकल जाएगी, मर जाऊंगा मैं तो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता मैं, पढ़ा है नहीं भाई साहब ने, पता है नहीं फिक्स प्रपोजिशन का, और क्या करें, नहीं मैं तो ये करूंगा साहब, ऐसा गलत हो सकता है, ठीक है साहब करें। अब लास्ट में आपके दिमाग में ओहो ऑफ तो पक्का ही है, और जो आप ऑफ भरने लगे, अरे नहीं यार ये ऑफ तो हो ही नहीं सकता, पक्का है सही होगा, बात खत्म, और आए फ्रॉम टिका के, ऐसा होता है देखना, फ्रॉम टिकाया आपने, बाहर आ गए, हाँ भाई यहाँ पर पूछना फ्रॉम था, बिल्कुल देखो आंख से अंधा है तो एक मतलब फ्रॉम हो गया, फिर किसी दूसरे दिन कह रहे नालायक तू गड़बड़ करके आ गया, क्यों, बोला भाई इसमें तो फिक्स प्रपोजिशन होती है, क्या है, फिक्स प्रपोजिशन होती है, और फिक्स प्रपोजिशन में हम इन का यूज करते हैं, ब्लाइंड इन वन आई, और मर को यार मारते हो, एस्थेसी हो गई, चलो छोड़ो बोलो, एक ही गई, अगला क्वेश्चन देखते हो प्रपोजिशन का, फिर उसमें वही, क्योंकि ऑप्शन जो भाई साहब वो एग्जामिनर बावड़ा नहीं है, वो बहुत सियाना है, उसको पता है कि आप कहां सोच रहे हैं, उसको पता है आपका दिमाग कहां लग रहा है, वो जो आप गलत करोगे ना, जो आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले, वो सबसे पहले टिकाएगा वो, किया ये, और आप ये लो, बस बिल्कुल इजी हो गया, है ना। और जो बिल्कुल इजी यूं हो गया ना, वो समझ लो आपका यूं ही हो गया, फिर उसका कोई आंसर नहीं होता, जो यूं ही हो जाता है ना आपसे, समझना करिए आप गड़बड़, है ना, फूट की किस्मत, लुटगा डूबगा, तो वो कभी मत करना, ध्यान रख लो, जब थाना न्यू लागे कदे, अब भाई वो पर्सन बहुत सरल सर, मैंने बिल्कुल आसानी से आ रहे, तो वो क्वेश्चन को 2-3 एंगल चेक कर लियो पहले आराम से, जब एंगल चेक कर लियोगा, ढंग से तसल्ली हो जाएगी, तब बेरपाटा को कितना कि बात हम छुपा रहे की है, और छुपी बात अगर बेरपाटे को धन है तो थोड़ा क्वेश्चन तक पहुंच जाओगा, नहीं तो कई बार गलती हो जाएगी। अच्छा कई बार कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अब मान लो ए और एन आर्टिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और सिंपल क्वेश्चन आ गया सपोज करना, लेकिन हमारा दिमाग का घोड़ा तो तेज दौड़ेंगे ना, हम तो मान ही नहीं सकते ऐसा क्वेश्चन, मैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, एलडीसी की थोड़ी कर रहा हूं, ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा, अरे भाई अंग्रेजी तो अंग्रेजी है, एलडीसी और दूसरी क्या करेगी, क्वेश्चन तो उसमें कोई भी आ सकता है। मान लो क्वेश्चन आ गया सिंपली, I saw blank एलिफेंट। अब आपने क्या देखा साहब, आई सा एलिफेंट, सपोज मैंने एग्जांपल लिया, आपको क्वेश्चन गलती करने वाले जो पॉइंट करते हैं, आई सा एलिफेंट, एक तो सिंपल क्वेश्चन ये आ गया, आई सा एलिफेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, आई सा एलिफेंट। अब आपने ये देखा आई सा ब्लैंक एलिफेंट, आपने क्या किया साहब, आपने कहा अरे यार वो क्वेश्चन कहां पूछ सके आरपीसी,
एग्जामिनर इतना बावड़ो तो कौन है उसका क्वेश्चन पूछ लियो। अरे भाई पूछ लियो तो पूछ लियो, तेरे क्या दिक्कत है, पूछ लियो तो चुपचाप कर दे, इसमें दिक्कत क्या है? पर समझ ले, देख ले पहले। हाँ ये देखना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने नालायक ने एस लगा दिया, आगे एस लगा दिया। और प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, जिसके लिए आपको केयरफुल रहना है कि बहुत बार आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा है विच इज ट्रू, आपने पूरा पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, आपने ट्रू करके टिक भी कर दिया, डन 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 गोला भी कर दिया, और फिर देखते ओहो यो नोट तो रहेगो विच इज नॉट ट्रू, पूछो तो मर गया भाई। तो आया मरियो मत, पहले ध्यान से जाग लियो, बाद में मरियो तो चक्कर पड़ जाएगा, फिर कुछ कोई किमी कौन कर सकता रहो। पहले क्वेश्चन हल करवा से पहले वो हमार को गोड़ो कारो करने से पहले 10 बार सोच लो कि मुझे उसमें कोई गड़बड़ दिख रही कि नहीं दिख रही है। अगर आपने ढंग से देख लिया उस किस्म को, सारे एंगल चेक कर लो, आर्टिकल भर रहे हो आप, इसका मतलब देख लो नाउन है क्या, काउंटेबल है क्या, सिंगुलर है क्या, इंडेफिनिट है क्या, तो अपने आप हो जाएगा। अब आप क्या देखो, अच्छा नाउन है, बिल्कुल एलिफेंट है, क्या दिक्कत है, उच्चारण अच्छा ई हो गया, क्या दिक्कत है, सोचो लो एम आया टिक करके, अरे यार ये कोई क्वेश्चन गलत होना मेरा, बाद में देखा कि अच्छा ये एस भी था क्या इसमें, फुट को मत हो है, और पकड़ लिया तो बैठ जाए पकड़ के, ओके कर दिया मैं तो। और फिर लास्ट में साहब गुरुजी 2 बार में तो 2 गुना में तो सिलेक्शन हो, गुरुजी लास्ट में 0.98 से रहो गुरुजी, तो भाई 9.98 से रागो, अगर एलिफेंट्स नहीं अंतर समझाओगे तो क्या करोगे बताओ। तो ये आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करो। अगर आप लप्पाबाजी करोगे, तुक्काबाजी करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, समझ गए आप। लप्पाबाजी और तुक्केबाजी से काम नहीं चलने वाला है, काम ये है कि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा ऐसे, सर मैंने तो इतनी किताबें पढ़ ली, सर मैंने तो इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने थॉमसन मार्टिनेट पढ़ ली, मैंने रैंड मार्टिनेट पढ़ ली, मैंने ल्यूसेंट पढ़ ली, मैंने अरियंत पढ़ ली, और भी मैंने रस्तोगी पढ़ ली, पता नहीं कौन कौन सी घी पढ़ ली, सारी घी पढ़ ली साहब। और सारी घी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन पूछो उससे एक में कि बता ब्लाइंड के साथ प्रपोजिशन कौन सी आती है, अच्छो गुरुजी ये तो मिले को ना, अरे नालायक तू सारी पढ़ी, सब में लिखा हुआ है ब्लाइंड के साथ इन आता है टू आता है, तो तेरे को सारी पढ़ने की जरूरत क्यों थी, मरा क्यों था सारी पढ़ने के लिए, एक ले लेता कोई सी, एक ही पढ़ लेता कोई सी, में सभी मिल जाएगा आपको। ऊपर ऊपर हवा में उड़ते हो साहब, अरे यार सर इतना सरल पढ़ा रहे हैं, थोड़ी आता है, अरे भाई क्वेश्चन तो सरल ही आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट सरल नहीं है, आपका दिमाग में, आपके भेजे में, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में सेट नहीं है, आपकी चीजें जब तक सेट नहीं होंगी देन यू विल कमिट मिस्टेक। सो इफ यू वांट टू मेक राइट आंसर और यू वांट टू पुट आउट द राइट आंसर देन यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप चाहे कितनी किताबें पढ़ना, कोई इंग्लैंड की कोई बढ़िया कोई किताब, कोई ग्रेनबूम, हॉर्नबी, फॉर्नबी, जितनी भी चलती हैं, और नाम सुनते होंगे कभी आप यूट्यूब पे, किसी दूसरे यूट्यूब वाले को देख लेना, अच्छा विश्वासी सर ने किताब तो बताई नहीं है, सर तो बावड़े ही है, सर को पता ही नहीं है, ये हॉर्नबी तो होती है, दूसरा तो हॉर्नबी बता रहा है, ये पढ़ूंगा मैं यार, सर ने बताई नहीं किताब, अरे भाई सर ने सब बेरोजा है, ठीक, आप समझो उस चीज को, उसको सारी चीजें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक में पढ़ लो आप, उसको बार बार रिवाइज कर लो, चीजें मिल जाएंगी। याद करना पड़ेगा, याद, सुन लो मेरी बात, याद नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए याद करो और आसानी से चीजों को समझने की कोशिश करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे मैं आपको, अगर आप, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरी किसी बात को बुरा मत मानना, आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह, सबको आपको मैं सब इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको अभी ये बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन आप इन चीजों को एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, तब उस दिन अच्छा लगेगा कि यार वास्तव में सर ने बताया तो सही था, सर अच्छा कह रहे थे, सही बात कह रहे थे, मेरी गलती नहीं हुई। अगर अब मैं आपको ऐसी कड़ी बात नहीं बोलूंगा, मीठा मीठा बोलूंगा, आप तो बहुत अच्छे हैं, कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन ठीक कर दोगे, शाबाश बेटे, कमेंट पढ़ूंगा, वेरी गुड, अरे वाह लाला क्या नाम है तेरा, वाह सुमन धन्यवाद, वाह राजेश तेरा भी बहुत धन्यवाद, वाह अजय तेरा धन्यवाद, गुड मॉर्निंग सर, फलाना सर, अरे काहे गुंदर हो, आपको क्वेश्चन हल करना है, इसके ऊपर जाना है, ठीक है। कोई टीचर आए आपके सामने नाम ले लेके आपको खुश कर दिया, आप भी खुश हो गए, सर मेरा नाम तो लिया ही नहीं आपने, अरे तेरा नाम भाई सिलेक्शन हो जाएगा तो दुनिया लेगी तेरा नाम, उसे क्या नाम लेवा रहा है, जो चीज समझना चाह रहा है कॉन्सेप्ट उसको समझ ले, समझ गए आप। तो इन चीजों को आप समझने की कोशिश करना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 5-10 मिनट की बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही रोचक लगा होगा, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें समझ में आई होंगी, और यह भी समझ में आ गया होगा कि गुरुजी आओ तो दूसरी भाषा भी है, अंग्रेजी हिंदी के अलावा, ठीक, समझ में आ गई बात। तो आप समझिए, मैं आपको हर तरीके से, हर एंगल से समझाने का प्रयास करूंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अपने इस विश्वास यूट्यूब चैनल के ऊपर, विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर, अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस कारवा को यूं ही आगे बढ़ाते जाइएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ, एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, और भी रोचक चीजें आपके साथ लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।